हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आपका गोलू कुमार और मैं आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 9 ईंधन हमारी ज़रूरत। इस चैप्टर के बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल से हमने क्लासरूम में अच्छे से पढ़ा, हर एक टॉपिकों के बारे में समझा। ईंधन क्या है, ईंधन का वर्गीकरण देखा, उत्पत्ति के आधार पर, भौतिकी के आधार पर। काफ़ी टॉपिक थे, काफ़ी ऐसी बातें थी जो इस चैप्टर में हमें सीखने को मिली। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिर्फ इसका क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं, हम बिना टाइम वेस्ट करे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन आंसर की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन आंसर है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें हमारा टॉपिक बनता है 5 क ख ग घ अंग। इसको सभी को करेंगे। देखिए, पहला एक खाली स्थान, फिर तथा जीवाश्म ईंधन है। खाली स्थान तथा जीवाश्म ईंधन है। सबसे पहले हम बात करें कि जीवाश्म ईंधन होता क्या है, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। तो जीवाश्म ईंधन वह ईंधन है जो कि जीवों एवं वनस्पतियों के अवशेष से बनता है और इसके बनने की जो प्रोसेस है वो काफी धीरे गति से होती है, धीमी गति से होती है। लाखों वर्ष भी लग सकते हैं इसको बनने के लिए, बनने में। जीवाश्म ईंधन जो कि वनस्पति एवं सजीवों के अवशेष से बनता है उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन में आता है पेट्रोलियम एवं कोयला, पेट्रोलियम एवं कोयला। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि पेट्रोलियम तथा कोयला, पेट्रोलियम तथा कोयला क्या है, जीवाश्म ईंधन है। पेट्रोलियम तथा कोयला क्या है, जीवाश्म ईंधन है। इस बात का जिक्र आपके पाठ के लास्ट में हमने सीखा, उसमें किया गया है, उसमें भी है। देखिए, दूसरा है फिर खाली स्थान तथा खाली स्थान समाप्त नहीं होने वाले ईंधन है। यानी वैसा ईंधन बताइए जो कि कदापि समाप्त नहीं हो सकते, कभी समाप्त नहीं होने वाले हैं। तो वैसा एक अच्छी बात बताइए, ईंधन किसे कहते हैं, ईंधन क्या है। ईंधन वैसा चीजें या वस्तुएं जो जलने के बाद हमें प्रकाश और ऊर्जा देता है, प्रकाश और ऊर्जा देता है, उसे हम बोलते हैं ईंधन। तो कौन से ऐसे ईंधन है जो कि कभी भी समाप्त नहीं होने वाले हैं। अगर हम बात करें लकड़ी की तो लकड़ी जलकर समाप्त हो जाएगा, कोयला भी समाप्त होने वाला। जीवाश्म ईंधन जितने हैं, जितने भी जीवाश्म ईंधन है, ये सब के सब इनके मात्रा नियत है, ये समाप्त होने वाले हैं, समाप्त हो सकते हैं और हो रहे भी हैं। चलिए देखिए, ईंधन क्या है, तो वैसी वस्तुएं जो हमें जलकर क्या देती हैं, ऊर्जा और प्रकाश देती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ईंधन बोलते हैं। तो बताइए कि वो कौन से ऐसे ईंधन है जो कि कभी समाप्त नहीं होने वाले हैं। तो एक में आता है सूर्य। अगर आप चैप्टर को पढ़े होंगे तो इसको तो आंसर अब इसी तरह से आ रहा है, सूर्य। और एक होता है हवा, सूर्य और हवा। अब बोलिए कि हवा कोई ईंधन है, ये जलता थोड़ी है, बिना हवा का कोई चीज जलेगा ही नहीं। हवा जलता है। कोई भी वस्तुएं जलने के लिए ऑक्सीजन यानी हवा की उपस्थिति होना आवश्यक है, वरना कोई वस्तु जल ही नहीं सकता। तो ये हवा आ जाता है, यानी सूर्य और हवा समाप्त नहीं होने वाले ईंधन है। कोयला का उत्पादक क्या है, कोयला है कोलतार, कोयला, कोयला एक कोलतार, सॉरी कोलतार है, यहाँ पर र भूल गए हैं। कोलतार का उत्पादक है। कोलतार का उत्पादक क्या है भाई, तो देखो, कोलतार किससे बनता है ये पूछ रहे, उत्पादक। हाँ, उत्पादक। उत्पादक का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु से अगर जो वस्तु बन, जैसे देखिए पनीर है, तो पनीर क्या है, दूध से बना, तो दूध इसका उत्पादक हो गया। समझ में आ गया, यानी जिससे जो वस्तु बनता है वह उत्पादक कहलाता है। बताइए, कोलतार क्या है, कोलतार किससे बना है, कोयला से, कोयला। कोलतार किससे बनता है, कोयला से, ठीक है, कोयला से बनता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है। यानी पेट्रोलियम पदार्थों को पृथक, संगठन करने को पृथक, पेट्रोलियम पदार्थों के विभिन्न संगठनों को पृथक करने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है। जैसे हम पेट्रोलियम पदार्थ, जैसे हम देखते हैं पेट्रोल है, डीजल है, ये जितने भी हैं, केरोसिन तेल है, ये जितने भी है ना, अगर इन्हें हम कहीं से निकालते हैं, जहाँ से ये
निकले, जहाँ इनका भंडार है, खदान है, वहां से हम निकालते हैं तो ये अशुद्ध मात्रा में निकलती है। डीजल जो होता है, पेट्रोल जो होता है, उसे शुद्ध कर कर तब ये हमारे जगहों पर या कहीं पर भी निकलाया जाता है, हमारे यहाँ बिक्री होती है उसकी और हम गाड़ी उस पर चलती है। ठीक है, तो ये जो पेट्रोलियम पदार्थ होता है ना, इसके संगठनों को, जो इसमें अवयव पाए जाते हैं, उनको अलग करने के लिए, अलग करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो उनको अलग करने की प्रक्रिया को बोलते हैं परिष्करण। क्या बोला जाता है? परिष्करण। परिष्करण, ऐसे करण, परिष्करण कहलाता है। क्या कहलाता है? परिष्करण। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। दूसरा हम बात करते हैं कि वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन है, यानी वैसा कौन सा ईंधन है जो कि हमारे वाहनों में सबसे कम मात्रा में प्रदूषण फैलाता है। अगर हम बात करें तो डीजल की बात करें तो यह काफी मात्रा में धुएं फेंकते हैं, इंजन पर काफी पड़ती है। अब जैसा आपका गाड़ी है तो ये अभी पेट्रोल जो डीजल जो होता है वो भी काफी मात्रा में प्रदूषण फैलाता है। पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल भी वही, उसका भी वही हाल है। लेकिन इन दोनों की तुलना में जो सीएनजी गैस है, आप लोग देख रहे होंगे सीएनजी गैस का टेम्पू निकला है ना, टेम्पू निकला है, उसी पर हम बात करते हैं। सीएनजी है वह सबसे, इस दोनों सबसे कम मात्रा में, सीएनजी सबसे कम मात्रा में प्रदूषण फैलाता है। ठीक है, सबसे कम मात्रा में प्रदूषण फैलाता है कौन? सीएनजी, पेट्रोल और डीजल के अपेक्षा। हाँ, इस दोनों की अपेक्षा यही जो है वो काफी कम मात्रा में क्या करता है, बोले तो प्रदूषण कम फैलाता है। तो हम लिखेंगे कि सीएनजी जो ऐसा ईंधन है जो कि काफी कम मात्रा में प्रदूषण फैलाता है। देखिए, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन है? सीएनजी वाहन में ही प्रयोग होते हैं, तो वाहनों के लिए तो ये ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य एवं असत्य लिखिए। निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य एवं असत्य लिखिए। आइए देखते हैं कि इस कथनों में से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। आइए देखिए, पहला में है कि जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं। अरे बाप रे, जीवाश्म ईंधन कभी भी प्रयोगशाला में बनाना संभव नहीं है, क्योंकि जीवाश्म ईंधन को बनने में काफी समय लगते हैं। प्रयोगशाला कितना दिन तक रहेगा, इसको बनाना संभव नहीं है। तो ये गलत है, यह जो कथन क्या है, गलत है। पहला है, कोक कार्बन का शुद्ध रूप है, यानी जो कोक है, क्या कोक कार्बन का शुद्ध रूप है? तो हाँ, ये बात सही है, आपके बुक में है। जो कोक है वह कोक को हम कार्बन का शुद्ध रूप बोला जाता है, क्योंकि कोक को जलने पर कम मात्रा में प्रदूषक फैलता है, काफी कम मात्रा में। देखिए, पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है? नहीं, पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक नहीं है, क्योंकि सीएनजी से प्रदूषक तो ज्यादा है पेट्रोल ज्यादा प्रदूषण फैलाता है, पर सीएनजी नहीं फैलाता है। ये गलत है। यानी जो पेट्रोल है वो पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक है, यह कथन गलत है। सही क्या है? तो सही ये है कि ये जो है वो कम प्रदूषक फैलाता है, सीएनजी। देखिए, बरौनी में तेल का कुआं है? नहीं, बरौनी में तेल का कुआं नहीं है, बरौनी में तेल शोधक कारखाना है। तो यह भी गलत है। तो कुआं कहाँ है भैया? तो तेल कहाँ से निकलता है? असम से निकलता है, गुजरात से निकलता है, समुद्री हाई तल से निकलता है, वहां से निकलता है। कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, यह बात सही है। कोलतार जो है वो विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। इसी तरह से आपका दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। जल्दी से इसे राइट ऑन कर लीजिए। देखिए फिर से, जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं? तो यह सरासर गलत है, कभी नहीं बनाया जा सकता। है, कोक कार्बन का शुद्ध रूप है, तो यह परफेक्टली सही है। पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है? नहीं, यह गलत है। बरौनी में तेल का कुआं कहाँ है? तो बरौनी में तेल का कुआं ही नहीं है भैया। बरौनी में तेल शोधक कारखाना है, यहाँ पर अशुद्ध तेल आते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ आता है
और यहीं से शुद्ध कर कर अनेक जगहों पर भेजा जाता है। कोल तार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, हाँ यह सही है, क्योंकि कोल तार में विभिन्न पदार्थ मिले होते हैं। चलिए इसे राइट डाउन कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, तो चलिए हम बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हम लोगों का अगला प्रश्न है कि कोयला किस प्रकार बनता है। कोयला किस प्रकार बनता है, यानी कहने का मतलब कि कोयले के बनने के प्रोसेस को समझाना है कि बताइए आप कि कोयला किस तरह से बनता है। तो कोयला के बनने की एकदम सरल प्रक्रिया है, लेकिन इसको बनने में लाखों वर्ष लग सकते हैं। प्रक्रिया थोड़ा आसान भाषा में समझिए। देखिए, कह रहा है कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो वन होते हैं वह हमारे जमीन के नीचे दब जाते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के कारण वन जो है वो प्राकृतिक आपदाओं के कारण वन जमीन में दब जाते हैं, और जमीन में दब जाने के कारण उस पर उच्च दाब और उच्च ताप, यानी बोले तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण जो हमारे वन होते हैं वह धीरे धीरे किसमें बदल जाते हैं, पीट में बदलने लगते हैं। किसमें बदलने लगते हैं, पीट में। और जो पीट होता है वो बहुत समय के बाद किसमें बदल जाता है, लिग्नाइट में बदल जाता है, और लिग्नाइट धीरे धीरे कोयला में परिवर्तित होता है। यानी हमारे कोयले के बनने के एकदम सिंपल प्रोसेस हैं, लेकिन इनको बनने में काफी समय लगता है। देखिए, पहला है कि जो वन होता है वह प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसमें समाहित हो जाता है, मिट्टी में। और जो मिट्टी में होता है तो मिट्टी उच्च दाब और उच्च ताप के कारण मिट्टी जो है वह किसमें बदलने लगता है, सॉरी वन जो है वह किसमें बदलने लगता है, पीट में। और जो पीट है वह बहुत समय के बाद किसमें बदलने लगता है, लिग्नाइट में। लिग्नाइट में, और लिग्नाइट धीरे धीरे किसमें परिवर्तित हो जाता है, कोयला में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह कर कर हमारी क्रिया संपन्न होती है, वन से कोयला में परिवर्तित होने की क्रिया, और कोयला बनने की प्रक्रिया इस तरह संपन्न होती है। और इसको बनने में हमारे लाखों वर्ष लग सकते हैं। कितने वर्ष लग सकते हैं, लाखों वर्ष। इसकी जो प्रोसेस होती है ना वो काफी धीरे धीरे होती है। मैंने इन्हीं छोटे से लैंग्वेज को हम इतने बड़े आंसर के रूप में ढाल दिए। आइए देखिए, प्राकृतिक आपदाओं के कारण वन मिट्टी के नीचे दब जाते हैं। वन जो होते हैं वो मिट्टी के नीचे दब जाते हैं, और वायु की अनुपस्थिति में उच्च दाब और उच्च ताप पर, वायु की अनुपस्थिति में, नीचे तो वायु होगा ही नहीं, वायु की अनुपस्थिति में उच्च दाब और उच्च ताप पर पौधे जो होते हैं वो किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, पीट में परिवर्तित हो जाते हैं। किसमें, पीट में बदल जाते हैं, तथा बहुत समय के बाद पीट जो होता है वह लिग्नाइट में बदल जाता है। किसमें, पीट लिग्नाइट में बदल जाता है, और लिग्नाइट कोयला में बदल जाता है। यही इसका प्रोसेस है, और कोयला के बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। आपका आंसर यही है। अब समझ में आया कि कोयला किस तरह से बनता है, कोयला की बनने की प्रोसेस क्या है, यही हमारा प्रोसेस है। चलिए इसे जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी, और हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जल्दी करिए। चलिए तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं। अब बताना है कि जो जीवाश्म ईंधन है वह समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है। इसे तो पता चलता है कि जो जीवाश्म ईंधन होते हैं वो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, और प्राकृतिक संसाधन समाप्त होने वाले संसाधन क्यों है। ये तो बोला जा रहा है कि जो जीवाश्म ईंधन है जो कि जीवों और वनों के वनस्पति और जीवों के अवशेष से जो बनता है जीवाश्म ईंधन, वह बताइए कि समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है, इसके बारे में बताना है। तो थोड़ा समझ लीजिए, जो कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ है ना, पेट्रोलियम, ये सबके सब जीवाश्म ईंधन है। जीवों के अवशेषों, वनों और जीवों के अवशेष से बनते हैं कोयला एवं पेट्रोलियम पदार्थ। लेकिन इनकी मात्रा जो होती है ना वो नियत है। इनकी मात्रा क्या है, नियत है। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि कोई एक बड़ी सी मछली जो समुद्र में रहने वाली है, एक बहुत सी मछली मरी और वो नीचे दब गई, उसके प्राकृतिक आपदाओं के कारण उसके ऊपर क्या, मिट्टी की परत जम गए। मिट्टी की परत जमे तो उससे जो पेट्रोलियम पदार्थ पड़ा वो तो मछली के अनुसार ही तो बनेगा ना, वो तो बढ़ तो नहीं रहा है उसमें कि बढ़ता जाए, ऐसी बात तो है नहीं। तो उनकी मात्रा जो होती है, जीवाश्म ईंधनों की मात्रा जो होती है वो सीमित होती है।
क्या होती है, सीमित होती है। लेकिन हमारे पास खर्च कितने हैं, बहुत ज्यादा है। तो खर्च ज्यादा हो और उसकी मात्रा सीमित हो तो वो तो समाप्त होने वाले हैं ही है। तो इसकी मात्रा समाप्त क्यों हो रही है, क्योंकि हमारे पास खर्च के बहुत अधिक इसके पास उपयोग है, अधिक हमारे पास उपयोग है, इसलिए यह खर्च होने वाला है। देखिए कह रहे हैं कि कोयला और पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। कोयला और पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन को बनने में लाखों वर्ष लगते हैं लेकिन खर्च करने में कम समय लगता है। जीवाश्म ईंधन की मात्रा जो होती है वो सीमित होती है और खर्च की अधिकता के कारण जीवाश्म ईंधन समाप्त हो रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। ठीक है, यही हमारा आंसर है और इसको जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए और बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। चलिए चलिए तो बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है पांचवा, ईंधन कितने प्रकार के होते हैं। आइए बताइए कि ईंधन कितने प्रकार के होते हैं। चलिए सभी के बारे में जानते हैं कि ईंधन का वर्गीकरण क्या है। ईंधन का वर्गीकरण आपके चैप्टर में भी है और बुक के चैप्टर में भी है। ईंधन का वर्गीकरण एक टॉपिक है और उसमें सब बात कर दिया है और वही हम बात यहाँ पर लिखे हैं। चलिए देखिए, अगर हम बात करते हैं ईंधन के उत्पत्ति के आधार पर ईंधन कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर ईंधन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला होता है प्राथमिक ईंधन और दूसरा होता है द्वितीयक ईंधन। पहला क्या होता है, प्राथमिक ईंधन और दूसरा द्वितीयक ईंधन। प्राथमिक ईंधन में आता है जैसे कि लकड़ी, कोयला, तेल, पेट्रोलियम, वैसे पदार्थ जो एकदम प्रकृति प्रथम प्रथम होते हैं, वैसे वो प्रथम है। लेकिन जो प्रथम यानी जो प्राकृतिक ईंधन से, जो प्राथमिक ईंधन से मिलकर बने हैं, उन्हें द्वितीयक ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वितीयक ईंधन। जैसे देखिए द्वितीयक ईंधन में आता है चारकोल, जो कि लकड़ी से मिलकर बना होता है, अरे सॉरी कोयला से बना होता है। कुक भी कोयले का ही है। और रसोई गैस पेट्रोलियम गैस, रसोई गैस प्राकृतिक गैस से बनता है, एलपीजी प्राकृतिक गैस से बनता है ना। तो देखो प्राथमिक ईंधन और द्वितीयक ईंधन उत्पत्ति के आधार पर है, मतलब इनके जो जन्म सॉरी उत्पत्ति बोले तो यह जिस तरह से यह इनका उत्पन्न हुआ, जिस तरह से उत्पन्न होते हैं उसके आधार पर देखा जाए तो यह प्राथमिक और द्वितीय में ईंधन बटे होते हैं दो में। प्राथमिक में आता है लकड़ी, कोयला, तेल, पेट्रोलियम पदार्थ इटीसी, और द्वितीयक में आता है चारकोल, कोक, रसोई गैस इटीसी। इस तरह कर आते हैं। ठीक है, दूसरे आधार पर देखते हैं कि भौतिक अवस्था के आधार पर ईंधन तीन प्रकार के होते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर ईंधन तीन, भौतिक का मतलब इसके बाहरी गुण को देखकर, ऊपर देखकर हम ये बताते हैं कि जैसे नहीं होता है कि किसी चीज को देखकर बता दिया जाए कि वह द्रव है, ठोस है कि दबने वाला है कि क्या है, ऐसे देखकर अनुमान लगाया जाता है ना। तो उस स्थिति पर बताया जा रहा है कि जो ये कोयला होता है ना वो तीन अवस्था में होते हैं भौतिक के आधार पर। देखिए जैसे भौतिक संरचना के आधार पर तो ठोस होता है, जैसे लकड़ी, कोयला, लकड़ी और कोयला को देखेंगे तो लगेगा कि ये ठोस है ना, कि जैसे ये है तो इसको देखते हैं हम बता देंगे कि ये तो ठोस है कि नहीं है। उसी तरह से जो ईंधन होते हैं वो ईंधन तीन वर्गों में बांटे जाते हैं भौतिकी के आधार पर। पहला होता है ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। तो ठोस में आता है लकड़ी और कोयला, ये भी ईंधन है लेकिन ठोस ईंधन है। गैस में आता है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस में एलपीजी और सीएनजी। आपको एलपीजी तो आपके रसोई गैसों में उपयोग होता है और सीएनजी तो आप देख ही रहे, सीएनजी पर टेम्पो वेम्पो चलती है वगैरह। देखिए द्रव क्या है, द्रव एक पेट्रोलियम पदार्थ, जैसे द्रव में आता है पेट्रोलियम पदार्थ आता है जिससे हमारा पेट्रोल, डीजल उजल सब बनता है, वो पेट्रोलियम पदार्थ, वो भी एक तरह का ईंधन ही है। ईंधन ही है, एक प्रकार का नहीं, ईंधन ही है। चलिए देखिए, तो ईंधन का वर्गीकरण हम कर दिए, यानी ईंधन कितने कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर दो होते हैं, प्राथमिक ईंधन और द्वितीयक ईंधन। भौतिक के आधार पर तीन होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस में आता है लकड़ी, कोयला, गैस में आता है प्राकृतिक गैस, द्रव में आता है पेट्रोलियम गैस। समझ में आ गया, पेट्रोलियम पदार्थ। इस तरह कर वर्गीकरण आपके चैप्टर में करा गया है और वही बात को हम यहाँ पर लिखे हैं। आप जल्दी से इसे राइट ऑन कर लीजिए और अच्छे से याद करिए। अगर समझ में आ गया हो याद तुरंत हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से इसे राइट ऑन कर लीजिए और हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि पेट्रोलियम निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। वहां पर हम लोग कोयले के निर्माण की प्रक्रिया को समझाए थे, अब हम लोग यहाँ पर समझाएंगे कि पेट्रोलियम पदार्थ के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है, कैसे पेट्रोलियम पदार्थ बनते हैं, इसके बारे में तनी समझ लीजिए। चलिए देखिए, अगर हम बात करते हैं पेट्रोलियम पदार्थ की, तो पेट्रोलियम पदार्थ जैसे अगर हम बात करें समुद्री जीव, तो समुद्र की, तो समुद्री जीव जो होते हैं ना वो बहुत विशाल विशाल होते हैं, बहुत बहुत विशाल विशाल होते हैं। तो समुद्री जीव जो होते हैं अगर वो मरते हैं,
अगर वो मर जाते हैं तो समुद्र के तली पर जाकर बैठ जाते हैं, समुद्र के तली में वो जमा हो जाते हैं और प्राकृतिक आपदाओं के कारण उन पर मिट्टी की परतें जम जाती है, उनके ऊपर मिट्टी आकर जम जाती है और उच्च दाब और उच्च ताप के कारण, वायु की अनुपस्थिति में उच्च दाब और उच्च ताप के कारण वो जो समुद्री जीव होते हैं ना, वो पेट्रोलियम पदार्थों में बनने लगते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं। इनके भी बनने की प्रोसेस बहुत लाखों वर्षों तक लगती है, बहुत धीमी गति से होती है और बहुत धीरे धीरे बनते हैं और इनको बनने में काफी समय लगता है, ठीक है। लेकिन इनकी जो प्रक्रिया है वह काफी सरल है। देखा, जैसे समुद्री जीव की मृत्यु होने पर समुद्र के नीचे जमीन पर वह चले जाते हैं, ठीक है। समुद्री जीव की मृत्यु मृत्यु होने पर समुद्र के नीचे जमीन पर चले जाते हैं और प्राकृतिक घटनाओं के कारण समुद्री जीव के ऊपर मिट्टी जम जाते हैं और अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण समुद्री जीव पेट्रोलियम पदार्थों में बदल जाते हैं। बस यही प्रक्रिया है और इनको बनने में लाखों समय तक लगते हैं। इनकी प्रोसेस जो होती है वो धीरे धीरे गति से होती है। अगर समझे तो बहुत बढ़िया है। पहले मरेंगे, फिर तली पर जाएंगे, आपदाओं के कारण, प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनके ऊपर मिट्टी जम जाएंगे और वह उच्च दाब और ताप के कारण वह जो जीव होते हैं वो पेट्रोलियम पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। अब इसी बातों को अपने लैंग्वेज में उतार देना है। चलिए देखिए, तो हमने इसी लैंग्वेज को इस तरह से आंसर में परिवर्तित करा है और आप जल्दी से इसे उतार लीजिए, ठीक है। देखिए, समुद्री जीव मरेंगे, फिर तली पर जाएंगे, फिर प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनके ऊपर मिट्टी जमेगी और मिट्टी जम जाने के कारण उच्च दाब और ताप के कारण वह फिर से पेट्रोलियम पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। इस तरह से पेट्रोलियम पदार्थ बनते हैं। चलिए, अब इसी को उतार लीजिए आप जल्दी से और हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जल्दी से राइट ऑन कर लीजिए आप। चलिए, तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि कोयला, सॉरी ये 7वां है ना, 7वां प्रश्न, कोयला के विभिन्न उत्पादों और अभिलक्षणों एवं उपयोगों के वर्णन करें। यानी कह रहा है कि जो कोयला है उस कोयला के कितने कितने अभिलक्षण है, उसे कितने, मतलब उससे जो जो बनने वाले पदार्थ हैं कितने अभिलक्षण और उन अभिलक्षणों के गुण क्या है और उपयोग क्या है, इसके बारे में थोड़ा वर्णन करना है। चलिए आइए देखते हैं। कोयला के अभिलक्षण, यानी कोयला का एक और उत्पाद होता है कोक। कोयला का एक उत्पाद है क्या? कोक। कोक किससे बनता है? तो कोक कोयला से ही बनता है। और ये कैसे बनता है? तो जब कोयले को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं ना, तो एक काला पदार्थ बनता है, उसी को कोक कहते हैं। कोक जो होता है ना, वो कोयला, यानी बोले तो कोक जो होता है वो कार्बन का शुद्ध रूप होता है। कोक कार्बन का शुद्ध रूप होता है। यह संरंध्र होता है और काले पदार्थ, काला जैसा, इसका रंग कैसा होता है? काला होता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो इसका उपयोग होता है, कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। चलिए देखिए, कह रहे हैं कि कोक जो है वायु के अनुपस्थिति में कोयले को गर्म करने पर कोक प्राप्त होता है और यह कार्बन का शुद्ध रूप है। यह कठोर, संरंध्र एवं काला पदार्थ है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। ये हमारा कोक हो गया, उत्पाद कोयला का हो गया, और इसका उपयोग यहाँ पर है और इसके बारे में थोड़ी सी अभिलक्षण यहाँ पर, ठीक है। छोटी सी बोर्ड होने के कारण कोयला के एक और हैं, बहुत से अभी इसके अभिलक्षण है, उत्पाद है, तो उन उत्पादों को देखेंगे एक एक कर। पहले आप इसे उतार लीजिए, फिर उसके बाद चलिए, तो हम इसी क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कोयला के दूसरा उत्पाद, हमने उसमें पढ़ा था कोक जो था वो कोयला का प्रथम उत्पाद था। अब ये दूसरे उत्पाद पढ़ते हैं। कह रहे हैं ना कि कोयला के विभिन्न उत्पाद हो, इसके बहुत से उत्पाद हैं, उसमें से दूसरा उत्पाद है कोलता। क्या है? कोलता। तो ये देखिए कोलतार क्या है। तो कोलतार कहने का मतलब, जो कोलतार है वो कोयले का ही उत्पाद है, कोयले से ही बना होता है। तो देखिए, कोलतार भूरे काले गाढ़े द्रव होता है। इसका रंग अप्रिय होता है। अप्रिय का मतलब होता है जो पसंद ना हो, वो अप्रिय होते हैं, अप्रिय होता है। और कोलतार का उपयोग संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफी सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि उद्योगों में होता है। जो कोलतार होता है ना, वो भूरे गाढ़े काले द्रव होते हैं, ठीक है।
और इसका गंध अप्रिय होता है। यह कोल तार का थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसके उपयोग हैं, कोल तार का उपयोग संश्लेषित रंग, औषधि, प्लास्टिक, विस्फोटक, छत निर्माण सामग्री एवं फोटोग्राफी सामग्री में किया जाता है। ठीक है, चलो ये हमारा दूसरा उत्पाद हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखिए, इसी में एक और है कोल तार। ये कोल तार हो गया। ठीक है, जल्दी से आप इसे राइट डाउन कर लिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, कोयले का तीसरा उत्पाद है कोयला गैस। कोयले के कितने उत्पाद? तीन पढ़े हम, कोक, कोल तार और तीसरा है कोयला गैस। कोयला गैस क्या है? तो कोयला गैस का साधारणतः उपयोग होता है हमें उष्मा के रूप में। किसमें? उष्मा के रूप में होता है। देखो, उष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है कोयले गैस का उपयोग। यहाँ से हमारा सातवां पार्ट होता है, सातवां प्रश्न होता है समाप्त। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जल्दी से आप इसे भी राइट डाउन कर लीजिए। देखिए, अगला प्रश्न है हमारा आठवां प्रश्न। इस चैप्टर का आठवां प्रश्न है कि एलपीजी और सीएनजी के ईंधन के रूप में उपयोग का वर्णन करें। एलपीजी और सीएनजी के ईंधन के रूप में उपयोग का वर्णन करें। इसके क्या लाभ हैं उनके बारे में बताना है। जब एलपीजी और सीएनजी को हम ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं तो इनके लाभों का वर्णन करना है, वही बात है। चलिए देखिए, एलपीजी और सीएनजी के रूप में अगर हम एलपीजी और सीएनजी को अगर हम ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं तो इसके बहुत से लाभ है। पहला लाभ ये है कि इससे प्रदूषण नहीं फैलता है, और तीसरा लाभ ये है कि इसके परिवहन में काफी अधिक सुविधा मिलती है, और परिवहन की वजह से हमारी जो खर्च है वो बच सकता है। अब इसे परिवहन कैसे होता है? तो यह पाइप के माध्यम से होता है, यानी जो हमारा अब पाइप के माध्यम से होता है तो परिवहन खर्च तो बचेगा ही बचेगा। तो देखिए, पहला हो गया कि प्रदूषण नहीं फैलता है, और दूसरा है इस दोनों के उपयोग का दूसरा फायदा है कि एलपीजी और सीएनजी को पाइप के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जाता है, इसलिए परिवहन खर्च बच सकता है। दो लाभ हो गए कि नहीं हुए? तो इन्हीं दोनों लाभों को लिख लीजिएगा, आपके लिए बेहतर होगा। इस प्रश्न के बहुत ही सटीक उत्तर है कि एलपीजी और सीएनजी के ईंधन के रूपों का वर्णन करें, ईंधन में उपयोग का वर्णन करें। तो एलपीजी और सीएनजी के ईंधन के रूप में उपयोग करने में विभिन्न लाभ है। प्रदूषण नहीं फैलता है, और दूसरा इसके पाइप माध्यम से परिवहन होता है, इसलिए परिवहन बच भी जाता है, परिवहन खर्च बच जाते हैं। ठीक है, जल्दी से इसे राइट डाउन कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश एवं वायु को ईंधन के रूप में उपयोग करने से क्या लाभ है? सूर्य के प्रकाश एवं वायु को ईंधन के रूप में उपयोग करने से क्या लाभ है? तो सूर्य के प्रकाश और वायु को अगर हम ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं तो प्रथम लाभ ये होगा कि हमारा जो जीवाश्म ईंधन का भंडार है वह एकदम सुरक्षित रहेगा, और सुरक्षित रहने के कारण यह जीवाश्म ईंधन का उपयोग और लाभ हमारी आने वाली पीढ़ी उठा सकती है। ठीक है, देखिए, तो हम इसी बात को लिख रहे हैं कि सूर्य का प्रकाश एवं वायु अक्षय ऊर्जा स्रोत है। अक्षय ऊर्जा का मतलब यह कभी समाप्त होने वाले नहीं है। जो वायु है और सूर्य का प्रकाश है, इसका कितना भी उपयोग करिए ना, यह कभी समाप्त होने वाले नहीं है। वही बात है कि सूर्य का प्रकाश एवं वायु अक्षय ऊर्जा स्रोत है। इसका उपयोग करने से जीवाश्म ईंधन का भंडार सुरक्षित रहेगा, जो आने वाली पीढ़ी के लिए उपयोगी होगा। ठीक है, आने वाली पीढ़ी के लिए उपयोगी होगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है कि सूर्य के प्रकाश और वायु को ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ है? तो जो जीवाश्म ईंधन का भंडार है उनका भंडार सुरक्षित रहेगा। ठीक है, उनका भंडार सुरक्षित रहेगा और आने वाली पीढ़ी भी इसका उपयोग उठा सकती है। यही है, इसी को उतार लीजिए और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए हम बढ़ते हैं आखिरी और लास्ट प्रश्न की ओर इस चैप्टर का। ये हमारा 10वां और लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में तेल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? भारत में तेल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में तेल के जो क्षेत्र है वह असम में है। कहाँ है? असम में। असम के माहौर में है, कटिया में है और मोराम में है, यहाँ तक है। फिर गुजरात में भी तेल पाए जाते हैं, तेल पाए जाते हैं यहाँ पर अंकलेश्वर जगह है, वहां पर गुजरात के अलंकेश्वर में तेल पाया जाता है। और तीसरा है मुंबई हाई समुद्री तल में तेल पाए जाते हैं। इन्हीं जगहों पर हमारा पेट्रोलियम पदार्थ यानी बोले तो तेल पाया जाता है। भारत में तेल पाए जाने वाले 3 ऐसे जगह है, असम, गुजरात और समुद्री हाई तल। ठीक है, यहाँ से आप
यहाँ से हमारा चैप्टर होता है समाप्त। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करना ना भूलें। ठीक, धन्यवाद।